हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमेधा पांडे है। आज डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से हम आप लोग के साथ अपनी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हैं। हमने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2019 में 5th रैंक अचीव किया है, तो आज उसी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। हमने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2019 में 5th रैंक अचीव किया है। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ है और यहीं पर मेरी फर्दर स्टडीज़ भी हुई हैं। करेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोग के साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में क्या डिफरेंस है। कई सारे लोग इसको एक सर्विस से कंफ्यूज करते हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दोनों का नोटिफिकेशन साथ में आता है, दोनों के एग्ज़ाम साथ में कंडक्ट होते हैं, इंटरव्यू के रिजल्ट साथ में आते हैं, इंटरव्यूज़ भी बैक टू बैक होते हैं, बट दोनों दो सेपरेट एग्ज़ाम्स हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में जो पहले दो पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज़ और जनरल इंग्लिश, वो कॉमन होता है दोनों के लिए, लेकिन जो रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट बेस्ड पेपर्स हैं वो दोनों के लिए डिफ़र करते हैं। इकोनॉमिक्स में आपके 4 इकोनॉमिक्स के पेपर होंगे और स्टैटिस्टिकल सर्विस में आपके 4 स्टैटिस्टिक्स के पेपर्स होते हैं। दोनों का इवैल्यूएशन भी डिफरेंट होता है और सर्विस भी दोनों की डिफरेंट होती है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स मांगता है, और जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स मांगता है। तो मेरी जो ये अटैम्प्ट था, मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। सेकंड अटैम्प्ट में आई क्वालिफाइड। लास्ट टाइम हमने दिया था बट मेरा कुछ मार्क्स से रिटर्न रुका था, तो मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई थी। इस बार हमने इसको सेकंड अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है। आज आप लोगों के साथ हम ये शेयर करना चाहते हैं कि हाउ डिड आई मैनेज जॉब के साथ, कैसे हमने अपनी इस तैयारी की, क्या चीज़ें फोकस करनी थी और क्या चीज़ें अवॉइड करनी थी, जो कि एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अक्सर करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आप लोग को ये रखना चाहिए माइंड में कि आप क्यों ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सर्विस क्या है, आपका एम क्या है कि आप क्यों इस सर्विस के लिए जाना चाहते हैं। मेरा हमेशा से एम पॉलिसी मेकिंग का पार्ट होना था, इसलिए ग्रेजुएशन डेज से ही इस सर्विस पर हमने फोकस किया था। आई गॉट टू नो अबाउट दिस सर्विस वाइल आई वाज डूइंग माई ग्रेजुएशन, तो उस टाइम ही मेरे माइंड में था कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स करके आई विल ट्राई फॉर दिस सर्विस। विद इन द कोर्स ऑफ माई प्रिपरेशन मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो गया, तो आई गॉट सिलेक्टेड और हम उस पर भी वर्क करने लगे। बट ये ड्रीम हमने अपनी कंटिन्यू रखी चेस करने की कि आई हैड टू गो इन दिस सर्विस। सबसे पहले जो तैयारी का फेज़ होता है उसमें आप लोगों को पेपर्स देखने चाहिए, सिलेबस देखने चाहिए। आप सिलेबस देखिए, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें वहीं पे कवर हो जाती हैं। कुछ टॉपिक्स हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, या जिस वे में वो पूछते हैं उस वे में आपने नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। सेकंड, आपका जो फोकस होना चाहिए वो पेपर्स पे होना चाहिए। लास्ट ईयर्स के पेपर्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं उनको देखिए, समझिए, ये एनालाइज करने की कोशिश करिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, और जिन टॉपिक्स पर वो फोकस कर रहे हैं उन टॉपिक्स पे वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लाइक जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ की जो मेरी प्रिपरेशन थी वो कंसिस्टेंट थी, चल रही थी साइड बाय। मेरा मेन फोकस इकोनॉमिक्स पर ही था। तो इकोनॉमिक्स में जो 4 पेपर्स होते हैं, जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3 एंड इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो पहला पेपर जो आपका इकोनॉमिक्स का होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पर बेस होता है। उस पर मेरा जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट का मेरे हिसाब से थोड़ा इशू होता है, क्योंकि मैथमेटिकल पेपर है, आपको थोड़ा सॉल्व करने में कुछ टाइम चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि वन गो में आई कैन डू। तो इस पेपर के लिए मेरी स्ट्रैटेजी बाकी तीनों पेपर से थोड़ी डिफरेंट थी। इस पेपर में फोकस थोड़ा ज़्यादा रखा क्योंकि यही एक आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 पेपर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बाकी तीनों पेपर में भी हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा प्रायोरिटी वो दे रहे हैं। अपकमिंग लास्ट ईयर्स में उन्होंने किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चंस में भी और मे बी नॉट वो रिपीट ना करें, बट टॉपिक्स वो जनरली फोकस करते हैं कि वो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि सिलेबस ऑल्दो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस पोर्शन से वो ज़्यादा पूछ रहे हैं। बुक्स की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पेपर जो आपका जनरल इकोनॉमिक्स 1 है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आई रेफर्ड कोत्सियानिस, बेस बुक मेरी कोत्सियानिस थी। कुछ अलग टॉपिक्स के लिए आई रेफर्ड सम अदर बुक्स एज वेल, लाइक रुबेनफील्ड एंड पिंडिक की माइक्रो इकोनॉमिक्स आई रेफर्ड, हॉला वेरियन को रेफ़र किया हमने। तो कुछ टॉपिक्स किसी पर्टिकुलर बुक में अच्छे हो सकते हैं, बट आप एक बेस बुक जो लेके चल सकते हैं, कोत्सियानिस आई फॉलोड।
इकोनोमेट्रिक्स के लिए बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय DN गुजराती फॉलो की थी हमने। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए इसी चियांग या इस टाइप की आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। सेकेंड पेपर आप लोग का होता है जनरल इकोनॉमिक्स 2, जो कि मिक्स होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ग्रोथ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड कुछ करंट इंटरनेशनल रिलेटेड इश्यूज से होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आई फॉलोड रिचर्ड ट्रॉयन की मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लिप्सन क्रिस्टल की मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड HL आहूजा को भी कुछ चीज़ों में हमने कंसल्ट किया था। कमिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके लिए AP थर्लवाल और RK लेखी को भी कुछ टॉपिक्स के लिए आई रिफर्ड। देन आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सुडेस्टर एंड रीड को कुछ टॉपिक्स के लिए आई रिफर्ड एंड क्रुगमैन को रेफ़र किया था हमने। कुछ उसमें आपके टॉपिक्स इंटरनेशनल इवेंट्स के आते हैं, लाइक यूरोजोन क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इसके लिए कोई बुक रेफ़र नहीं करी थी। इसके लिए हमने नेट से पढ़ाई किया था। नेट से भी बहुत सारी चीज़ें हमने रेफ़र की, जर्नल्स आर्टिकल्स नेट पर भी देखे, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है। कमिंग टू थर्ड पेपर, ये आपका पेपर होता है मिक्स एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक इकोनॉमिक्स का और लेबर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स का। तो जो आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, उसके लिए आर्यन भट्टाचार्य एंड चार्ल्स कोलस्टैट की बुक रेफ़र की थी हमने। देन आपका जो पब्लिक इकोनॉमिक्स का है, वो भी काफ़ी हद तक पोर्शन कवर हो जाता है आपका RK लेखी से भी हो जाता है, और कुछ आपको मसग्रेव एंड मसग्रेव से हो जाएगा। तो बहुत हाई फाई बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेड में पढ़ा होगा आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। देन जो इंडस्ट्रियल लेबर इकोनॉमिक्स है, आपको काफ़ी हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से कवर हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत सेपरेट आपको नहीं स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ पर भी वो मार्केट्स का पोर्शन पूछते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग मार्केट्स को पढ़ते हैं। देन कमिंग टू आपका फोर्थ पेपर, जो आपका था इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी का, इंडियन इकोनॉमी का, उसके लिए आई रिफर्ड उमा कपिला एंड मिश्रणपुरी। कुछ टॉपिक्स मिश्रणपुरी से हमने रीड करे, कुछ टॉपिक्स हमने उमा कपिला से रेफ़र किए। लेकिन जो आंसर को क्रिस्प बनाने की बात होती है, उसके लिए आई रिफर्ड इंटरनेट। हमने कुछ जर्नल्स रेफ़र किए, कुछ इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स हो गए, या कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे की पॉइंट्स हमने रेफ़र किए जो कि हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमें लगेगा कि वो डालना फिजिबल होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वास्ट है, टाइम उतना नहीं होता कि आप एग्ज़ाम के पहले सब कुछ देख सकें। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ऑल द ईयर राउंड आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, बट एग्ज़ाम टाइम आप प्रायोरिटाइज़ करके पढ़ें कि आपको क्या चीज़ें, क्या बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों पर आपको कम फोकस करना है। प्रायोरिटी सेट करके फोकस्ड होकर पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा फ्रूटफुल मिलेंगे। जनरल स्टडीज़ और जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो क्योंकि UPSC कंडक्ट करा रहा है, तो बहुत डिफरेंस नहीं होता उनके आंसर राइटिंग एक्सपेक्टेशंस पर। तो जनरल इंग्लिश के लिए हमने उस पेपर देखा, उसमें आपका एसे राइटिंग आता है, प्रेसी राइटिंग आता है, देन आपका ग्रामर पोर्शन होता है, जिसमें आपका एक्टिव पैसिव आते हैं, एक्टिव से पैसिव करना होता है, पैराग्राफ राइटिंग आती है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप देख लीजिए कि जब आप जनरल इंग्लिश का पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है और कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर आप स्टडी करके ज़्यादा रिजल्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ हमने ऑनलाइन ऐसे राइटिंग प्रैक्टिसेस किए थे कि किस तरह से ऐसे राइटिंग होनी चाहिए। कुछ प्रेसी राइटिंग के भी का भी फोकस किया था, क्योंकि ऐसे राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग कंप्राइजेज मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स ऑफ दिस पेपर। 60 मार्क्स का होता है, एंड रिमेनिंग जो 40 मार्क्स होता है वो आपका ग्रामर पोर्शन होता है। तो ये 60 मार्क्स आपके मेन फोकस हैं, जो कि आपको यहाँ पर मार्क्स दिला सकते हैं। देन कमिंग टू जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ के 4 सेक्शंस होते हैं, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड करंट इकोनॉमी। तो यहाँ पर भी आपको बहुत एक्स्ट्रा माइल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने GS की आपका बेस रहा है या नहीं भी रहा है, तो NCERTs को फॉलो करके भी आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग उनको चाहिए, बहुत इन डेप्थ उनको स्टडी नहीं चाहिए कि आपको बहुत थॉरो आपको जनरल स्टडीज़ आनी चाहिए। और ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन इन दोनों के मार्क्स मेरिट में ऐड होते हैं। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, वो एडअप ही हो जाएगा आपके रिटर्न के मार्क्स में, एंड दैट विल हेल्प इन मेकिंग द फाइनल मेरिट। कमिंग टू स्ट्रैटेजी की किस तरह से आंसर राइटिंग होनी चाहिए या प्रिपरेशन फेज़ क्या होना चाहिए, तो आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यू गेट टू नो कि आप किस तरह से आंसर्स लिख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है कि UPSC में आपको किस तरह से आंसर लिखना है। वो आपको वर्ड लिमिट देंगे, आपको विद इन दैट अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और वो एक्सप्रेशन वही होना चाहिए जो एक्चुअली उन्होंने पूछा है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ पर आपको हेल्प करेगी। आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है लिखने की।
क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, उसमें 200 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होता है लिखने के लिए, एंड यू नीड टू डिसाइड कि आपको कितना लिखना है, क्योंकि आप और बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन 3 घंटे में आपको प्रिसाइज होना है। तो आंसर राइटिंग उस वे में आपको हेल्प करेगा कि जब आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं और आपको 3 घंटे में आप कैसे पेपर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। देन अगर हम बात करें अपने जर्नी की कि कैसे हमने प्रिपरेशन की, तो मेरी प्रिपरेशन मास्टर्स के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी। मास्टर्स के दौरान भी आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए अगर आपके माइंड में है कि आपको इस सर्विस में जाना है। उस टाइम मास्टर्स के टाइम फोकस ये था कि थॉरली जो पढ़ना है, जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मेरी फोकस प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, बट क्योंकि मेरी जॉब भी थी साथ में, तो उसके साथ भी मुझे टाइम मैनेज करना था। तो जॉब के साथ ये था कि रोज़ हमें 2 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए देना है। उन 2 आवर्स में मेरा स्ट्रैटेजी ये थी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं है चारों पेपर में से, हम कोई भी कॉन्सेप्ट पिकअप करेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट को कहाँ से पढ़ना है, क्या क्लैरिटी है, उसके बारे में जानेंगे। ये मेरी ऑल द ईयर ऑन की स्ट्रैटेजी थी और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले की मेरी फोकस स्टडी थी कि अब हमें प्रायोरिटाइज़ करना है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उस टाइम आपको कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए। उस टाइम सिर्फ आपको पढ़ना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब एक इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कोचिंग का कितना योगदान होता है इस सर्विस को क्वालिफाई करने में और वो कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम अपनी बात करें तो हमने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी, मेरी सेल्फ स्टडी थी। यूट्यूब में वीडियोस हमने ज़रूर रेफ़र किए थे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस वे में प्रिपरेशन होनी चाहिए। कुछ ब्लॉग्स हमने पढ़े थे ऑलरेडी सिलेक्टेड आईएएस के, जो उससे थोड़ी सी हेल्प मिली कि किस वे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जो बहुत सब्जेक्ट बेस्ड है। कोर इकोनॉमिक्स आपसे पूछ रहा है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज ज़्यादा पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपने किस तरीके से पढ़ा हुआ है अपने सब्जेक्ट को, ये मैटर करता है। कोचिंग आपको गाइडेंस के फॉर्म में हेल्प कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई योगदान नहीं होगा, लेकिन अगर माइंडसेट में ये है कि उसके बिना नहीं कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप उसके बिना भी कर सकते हैं। एंड मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई किया है। आई थिंक कि अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, आपका फोकस क्लियर है, तो आप इसको कोचिंग के बिना भी मैनेज कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब आपका रिटन निकल जाता है और इंटरव्यू की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस फेज़ में आपको क्या करना चाहिए। जब रिटन आ जाता है, रिटन का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैप फिलअप करने के लिए वो लोग कुछ टाइम देते हैं और इंटरव्यू जो होता है आपका, वो मोर और लेस आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैप पर बेस्ड होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे काफ़ी सारी डिटेल्स आपसे पूछते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपकी क्या हॉबीज़ है, आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स में आपका पेपर्स में आपका स्पेशलाइजेशन है, इन सब के बारे में वो आपसे पूछते हैं। तो डैफ में जो भी आप भर रहे हैं उसको इस पर्सपेक्टिव से भरिएगा कि जब इंटरव्यू होगा तो आपका वो एक बेस होगा, उस बेस पर आपका इंटरव्यू का डायरेक्शन डिसाइड होगा कि किस डायरेक्शन में इंटरव्यू जा रहा है। तो जब भी आप कुछ भर रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से कोई फॉल्स चीज़ें मत भरिए। जो भी आप जेन्युइनली फॉलो करते हैं, जो आपकी जेन्युइन हॉबी है या जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली में पसंद है, आप वही डैफ फॉर्म में भरिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका इंटरव्यू उस पर बेस्ड होगा। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में एनवायरनमेंट बहुत काम होता है, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं पैनल में, उनका एम ये नहीं होता कि वो आपको डिस्कम्फर्ट फील कराएं। बहुत काम एंड कूल एनवायरनमेंट होता है, आप बहुत ही कामली कूलली उसको आंसर करिए। वो आपसे जो भी आपने डैफ में फिलअप किया है उसको बेस बना के वो स्टार्ट करते हैं पूछना। फिर इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस वे में और क्या आंसर कर रहे हैं, तो वो आपका डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है। इंटरव्यू में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपको आता है कॉन्सेप्ट्स, हो सकता है बाय द वे उस टाइम पर आपसे कुछ पूछा गया और आपको नहीं आ रहा हो, तो आपको फ्रैंकली वो बात एक्सेप्ट कर लें। उसमें ये मत सोचें कि हमें कुछ ना कुछ बोलना ही है, नहीं आ रहा है तो वी कैन डायरेक्टली एक्सेप्ट कि नहीं, हाँ बाय द वे इस वक्त हमें नहीं याद आ रहा है, तो उस चीज़ को वो बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि हाँ आपने जो भी है आपने जेन्युइनली एक्सेप्ट किया है। तो इंटरव्यू ये बेसिकली ये है। इंटरव्यू में आपसे करंट इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या जनरल मान लीजिए आप लाइक हम प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो मुझसे उन्होंने प्रयागराज से
से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, यहाँ की स्पेशलिटी पूछी, तो आपका रीजन स्पेसिफिक भी वो कुछ पूछ सकते हैं। और एक ये भी आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो वो दे सकते हैं, एंड वो आपसे पूछ सकते हैं कि इफ़ यू बीइंग एन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और एडवाइज ऑफिसर, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो वो आपको सिचुएशंस दे सकते हैं, वो आपसे कोर इकोनॉमिक्स के बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं, वो आपसे जनरल बातें भी कर सकते हैं, और वो आपसे आपके रीजन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो आप क्या बताते हैं, कितनी क्लैरिटी से बताते हैं और कितने कॉन्फिडेंटली बताते हैं, ये आपके इंटरव्यू पर बेस हो, इंटरव्यू पर यही आपकी चेक होता है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट है इंटरव्यू, इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, और आप कितनी क्लैरिटी से अपनी बातों को रखते हैं और कितना फॉर्मली आप अपनी बातों को सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब ओवरऑल अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो माइंडसेट में ये नहीं बिठाना चाहिए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो बहुत टफ है, कैसे क्वालिफाई होंगे। स्टार्ट आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप फोकस करिए कि आपको अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। वी से सक्सेस इज जस्ट एन एफर्ट टू कवर अ फेलियर। तो आपका फोकस होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई करें ये ज़रूरी है, या दूसरे अटेम्प्ट में करें ये ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि आप देखें कि हर एक अटेम्प्ट जिसमें आप फेल हो रहे हैं, आप सक्सेस के कितना पास आ रहे हैं। आप उस चीज़ को अपनी पॉजिटिविटी बनाइए कि आपका जो एक हर एक स्टेप आपको सक्सेस से कितना पास ला रहा है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उम्मीद है कि जो आज हमने अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर की है डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से, उससे आप लोगों को कुछ पॉजिटिव सीखने को मिला है और वो आगे आपको लाइफ में काम आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड होप फॉर ऑल गुड।